नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में क्लास 10th विषय विज्ञान का हम सब्जेक्टिव गेस क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं दोस्तों, जो कि 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए गेस किया हुआ प्रश्न है दोस्तों। इस सीरीज का, यह सब्जेक्टिव सीरीज का दोस्तों यह मेरा छठा वीडियो है। अगर आप शुरू वाला 5 वीडियो नहीं देखें दोस्तों तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, वहाँ पर जाकर आप उस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा। इस सीरीज में दोस्तों आपको हम 50 सबसे महत्वपूर्ण साइंस का दोस्तों हम सब्जेक्टिव प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न प्रोवाइड करा रहे हैं दोस्तों, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, और यह 50 प्रश्न में से दोस्तों आपके बोर्ड परीक्षा में हूबहू प्रश्न लड़ेगा, यह वादा है आपसे। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों आप सभी प्रश्न को अच्छी तरह से देख लीजिएगा दोस्तों। यह मेरा छठा वीडियो है, 5 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर जरूर देखिएगा। और दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहेगा दोस्तों, क्योंकि सभी प्रश्न जो भी इसमें हम सिलेक्ट किए हैं आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, गेस किया हुआ प्रश्न है दोस्तों। सभी को काफ़ी शानदार तरह से आंसर लिखा हुआ दोस्तों, आपको इसी तरह से एग्जाम में भी लिखना है, आपको फुल में से फुल मार्क्स जरूर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए दोस्तों अभी तक, तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा दोस्तों। और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का यह शानदार वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों प्रस्तुत है आपके सामने पहला प्रश्न पूछे जा रहा है कि दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यह प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है दोस्तों, तो काफ़ी अच्छा तरह से हम समझाएंगे दोस्तों, ताकि आप उसे एक बार में समझकर उसे परीक्षा में अच्छी तरह से लिख दे। ठीक है, तो देखिए पूछा जा रहा है दोस्तों कि दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर देना है दोस्तों कि दूरदृष्टि दोष उस दृष्टि दोष को कहते हैं जिसमें मानव नेत्र निकट की वस्तुओं को साफ से नहीं देख सकता है। ठीक है, लेकिन परंतु दूर यानी अनंत दूर की जो वस्तुएं हैं दोस्तों उसको स्पष्ट से देख पाता है, तो वैसे दृष्टि दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे दूरदृष्टि दोष का पूछा जा रहा है कि किसे कहते हैं। तो देखिए दूरदृष्टि दोष जिस भी व्यक्ति को हुआ रहता है दोस्तों, तो वह निकट के वस्तुओं को जो है साफ साफ नहीं देख सकता है, लेकिन दूर स्थित जो भी वस्तु होता है दोस्तों उसको स्पष्ट देख पाता है। ठीक है, यानी मेरा जो है निकट के वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है और दूर के जो वस्तु है दोस्तों उसे स्पष्ट देख पाता है, तो वैसे दृष्टि दोष को माने दूरदृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको इतना डिफिनेशन देना है। और इसके लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर हो जाता है। कहने का मतलब दोस्तों 25 सेंटीमीटर क्या होता है, माने स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी। ठीक है, यानी इतना सेंटीमीटर तक, मैंने 25 सेंटीमीटर तक हम कोई भी वस्तु मिनिमम, इससे अगर कम दूरी रहेगा दोस्तों तो हम कोई भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे, यानी कोई भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो जो 25 सेंटीमीटर जहाँ होता है दोस्तों, वहाँ से ये मेरा जो न्यूनतम स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी जो होता है वह मैंने 25 सेंटीमीटर न रह के उससे अधिक दूरी पर हो जाता है। इसीलिए जो है हमें निकट के जो वस्तुएँ हैं दोस्तों, बस निकट के वस्तुओं वह साफ साफ हमें दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन दूर के जो वस्तु होता है दोस्तों वह स्पष्ट तरीके से हम देख पाते हैं। ठीक है, तो वैसे दृष्टि दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, यह मेरा आपको इस तरह से डिफिनेशन लिख देना है। तो दोस्तों इसका देखिए अब कारण बता रहे हैं, यानी दूरदृष्टि दोष का कारण क्या होता है, तो नेत्र लेंस एवं रेटिना के बीच की दूरी कम होना, यानी नेत्र लेंस जो होता है दोस्तों और रेटिना के बीच की दूरी होता है वह कम जाता है। ठीक है, और नेत्र लेंस के फोकस दूरी अधिक हो जाता है, यानी नेत्र लेंस का जो फोकस दूरी होता है दोस्तों वह अधिक हो जाता है। ठीक है, यह मेरा कारण हो गया, यानी रीजन है दूरदृष्टि दोष का। इसका देखिए उपचार क्या है दोस्तों, तो इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी के उत्तर लेंस यानी अभिसारी लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आपको उपचार मैंने क्या करना है, तो उपचार में दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए हम उत्तर लेंस का प्रयोग करते हैं, और उत्तर लेंस को ही अभिसारी लेंस भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि उत्तर लेंस को मैंने अभिसारी लेंस किस लेंस को कहा जाता है, तो उत्तर लेंस को कहा जाता है। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। तो देखिए दोस्तों यह मेरा इसका डिफिनेशन हो गया कि इसका मैंने दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं। यह मेरा देखिए कारण आपको बता दिए दोस्तों कि इसका कारण क्या है और इसका उपचार क्या है दोस्तों। देखिए आपको उपचार बता दिए, इस तरह से आप लिख दीजिएगा पॉइंट वाइज करके दोस्तों, आपको एग्जाम में फुल में से फुल मार्क्स जरूर देगा। ठीक है, कोई भी नंबर नहीं कटेगा। तो आपको इसी तरह से आंसर देना है दोस्तों, ताकि आपका एग्जामिनर जो कॉपी चेक करे तो उसके अच्छा लगे और उसको आपको जो है आपको फुल में से फुल मार्क्स बैठाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि प्रतिरोध किसे कहते हैं।
और प्रतिरोध का SI मात्रक लिखे। दोस्तों यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न में पूछे जा रहा है कि प्रतिरोध किसे कहते हैं और प्रतिरोध का SI मात्रक लिखे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए आपको प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसको देखिए पहले आंसर दिए हैं। कह रहा है दोस्तों किसी पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है उस पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध या केवल प्रतिरोध कहलाता है। दोस्तों आपको बस इतना ही आपको बताना है कि प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो देखिए किसी पदार्थ का वह गुण, यानी दोस्तों प्रतिरोध जो है दोस्तों किसी भी पदार्थ का गुण है, यानी प्रॉपर्टी है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, यानी इस गुण में क्या है कि विद्युत धारा के प्रवाह को विरोध करता है, यानी किसी भी करंट किसी भी पदार्थ में यानी विद्युत धारा के प्रवाह को विरोध करता है। यानी कहने का मतलब कोई भी पदार्थ है, यानी देखिए मेरा यह जो है आयरन का, यानी आयरन का यह मेरा अगर वायर है, ठीक है, आयरन का वायर है यानी Fe का वायर है, तो इसमें दोस्तों तार है, तो इसमें अगर हम इसमें करंट फॉलो करवाएंगे यानी करंट को हम प्रवाहित करेंगे यानी प्रवाह करेंगे करंट का, तो दोस्तों इसमें जो है विद्युत धारा के प्रवाह को ये विरोध करेगा कि हमको इसमें करंट फॉलो माने इसमें हम करंट जाने नहीं देंगे। ठीक है, करंट को प्रवाहित होने नहीं देंगे। तो वही गुण जो विरोध करने का जो गुण होता है दोस्तों, वह गुण को ही हम प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ गए। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब यह मेरा कोई तार है, इसमें अगर करंट प्रवाहित कर रहे हैं, ठीक है, तो करंट प्रवाहित कर रहे हैं दोस्तों, तो इसमें जो विरोध मैंने इस करंट को प्रवाहित करने का जो विरोध करेगा, तो विरोध करने का जो गुण होता है उसी को प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए। तो मैंने और उस पदार्थ का जो है उस पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध, यानी जो इस मैंने इस वायर में यानी इस तार में जो प्रतिरोध मैंने उत्पन्न कर रहा है, तो उसी प्रतिरोध उत्पन्न करने का जो गुण है उसको विद्युत प्रतिरोध या केवल प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको बस इतना लिखना है कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह को विरोध करता है। ठीक है, यानी यह एक विद्युत मैंने प्रतिरोध जो है दोस्तों यह एक गुण है जो विद्युत धारा के प्रवाह को विरोध करता है, तो उस पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध या केवल प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, आपको इतना लिखना है। और देखिए इसका पूछा जा रहा है कि SI मात्रक लिखें। तो देखिए दोस्तों आपके आगे और हम आपको बताए हैं कि किसी चालक का R उसके सिरों के बीच के विभवांतर भी और उसमें प्रवाहित धारा I का अनुपात है। यानी दोस्तों मेरा R जो है रेजिस्टेंस जो है दोस्तों, वह R जो है मेरा विभवांतर और मेरे उसमें जो मैंने करंट प्रवाहित हो रहा है उस दोनों का रेशियो है। ठीक है, यानी R बराबर जो होता है दोस्तों V बटा के I होता है। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा फार्मूला। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। ठीक है, आपको इसे भी याद रखना है क्योंकि यह भी प्रश्न में पूछा जा रहा था कि प्रतिरोध का SI मात्रक को लिखना है। ठीक है, तो इसका SI मात्रक क्या होता है, ओम होता है। और ओम को देखिए दोस्तों इस तरह से सूचित करते हैं, आप इसे भी याद रखिएगा, इसे भी आप क्वेश्चन में यानी आंसर में लिख दीजिएगा। ठीक है, कि आपको ओम को इस तरह से सूचित किया जाता है। ठीक है, आप इसे भी जरूर नोट करिएगा अपने आंसर में। ठीक है दोस्तों, मेरा अगला प्रश्न है तीसरा नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि फेन उत्प्लावन विधि को संक्षेप में वर्णन करें। दोस्तों आपके तीसरा नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि फेन उत्प्लावन विधि को संक्षेप में वर्णन करना है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपके बोर्ड परीक्षा 2022 बोर्ड परीक्षा में यह प्रश्न जरूर से जरूर पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसको आपको आंसर किस तरह से देना है दोस्तों कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है, इस विधि में अयस्कों को महीन पीस कर चूर्णों को जल में से भरी एक टैंक में डालते हैं। उसके बाद जल में अल्प मात्रा में पाइन के तेल डालकर वायु प्रवाह द्वारा खूब झाग उत्पन्न किया जाता है। शुद्ध अयस्क झाग के साथ ऊपर आ जाता है, जिन्हें अलग कर लिया जाता है और फेन को समाप्त करने के लिए उसमें थोड़ा सा अम्ल मिलाया जाता है और फिर सांद्रित अयस्क को छान कर सुखा लेते हैं और अशुद्धियाँ जो होता है दोस्तों टैंक के नीचे बैठ जाती है। ठीक है, देखिए आपको यह पूरा स्टेटमेंट आपको दिया है दोस्तों, आपको समझा रहे हैं, काफ़ी अच्छा तरह से समझाएंगे ताकि आप उसे समझकर आप उसे अपने आप उसको याद नहीं करना पड़ेगा दोस्तों, आप खुद आंसर उसको लिख दीजिएगा। तो देखिए कहा जा रहा है दोस्तों कि यहाँ पे जो है सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि जो है दोस्तों सल्फाइड अयस्कों का मैंने हम सांद्रण जो करते हैं फेन उत्प्लावन विधि द्वारा करते हैं। इसमें जो होता है दोस्तों अयस्कों को है महीन पीस कर, ठीक है, यानी अयस्क जो रहता है मेरा सल्फाइड अयस्क रहता है उसको महीन महीन पीस कर चूर्ण में हम मैंने बदल लेते हैं और उस चूर्ण को जो है जल से भरी एक टैंक में डाल देते हैं। ठीक है, जो भी चूर्ण हुआ दोस्तों उसको सल्फाइड अयस्क का उसको मैंने है एक टैंक में डाल देते हैं और जल में जो है दोस्तों यानी पानी में अल्प मात्रा में पाइन के तेल डालते हैं। ठीक है,
पाइन का तेल जो होता है दोस्तों झाग उत्पन्न करता है, ठीक है। और उसमें जो है दोस्तों वायु को प्रवाह किया जाता है, ठीक है। वायु को मैंने अधिक वेलोसिटी से मैंने वायु को प्रोवाइड कर मैंने उसमें दिया जाता है, तो जिससे क्या होता है दोस्तों कि खूब झाग उत्पन्न होता है, यानी खूब फेन उत्पन्न होता है, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों फेन उत्पन्न होता है, तो फेन उत्प्लावन विधि इसका नाम पड़ा, ठीक है। और शुद्ध अयस्क झाग के साथ ऊपर आता है, यानी शुद्ध जो अयस्क होता है दोस्तों उसमें वह झाग के साथ ऊपर आ जाता है, और जिससे जिन्हें अलग कर लिया जाता है, यानी उस झाग को दोस्तों अलग कर लिया जाता है, और फेन को समाप्त करने के लिए उसमें थोड़ा सा अम्ल मिलाया जाता है, ठीक है। और फिर सांद्रित अयस्क को छानकर सुखा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर छानकर उसको सुखा लेते हैं, और जो अशुद्धियाँ होता है दोस्तों, यानी इसमें जो भी अशुद्धियाँ उपस्थित होता है वह टैंक के नीचे बैठ जाती है, ठीक है। तो ये मेरा इसका आंसर लिख देना है, ठीक है। और दोस्तों देखिए आपको नोट में लिखा हुआ दोस्तों कि तांबा हो गया, लेड हो गया, जिंक हो गया के सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है, ठीक है दोस्तों। आपको इतना लिख देना है, आपको 2 मार्क्स फुल से फुल मिलेगा। और देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको हम यह डिफिनेशन यानी कि स्टेटमेंट में आपको बताया है, और देखिए एक आपको फिगर बता रहे हैं दोस्तों कि उसके मैंने फेन उत्प्लावन विधि किस तरह से होता है। देखिए ये मेरा फिगर है फेन उत्प्लावन विधि का, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है दोस्तों कि यहाँ पे देखिए मेरा है कह रहा है सल्फाइड और पार्टिकल्स, यानी ये जो है दोस्तों काला काला दिख रहा है दोस्तों आपका, यह मेरा सल्फाइड और यानी चूर्ण पीस कर इसको छोटा छोटा चूर्णों में बदल लिया गया, ठीक है। यानी छोटे छोटे टुकड़ों में इसे जो है मैंने सल्फाइड अयस्क को हम कर लिए हैं। करने के बाद यह देखिए वाटर मैंने कॉन्टेनिंग पाइन ऑयल, यानी यह मेरा वाटर जो है दोस्तों, यह वाटर जो दिख रहा है आपको पाइन ऑयल के साथ मैंने यह वाटर इसमें मिला हुआ है, ठीक है। और इसमें जो है दोस्तों कंप्रेस्ड एयर, कहने का मतलब इसमें तेज मैंने वेलोसिटी से इसमें मैंने हम हवा को भेजते हैं, ठीक है। हवा को भेजते हैं तो जिससे क्या होता है दोस्तों कि इसमें जो है फेन उत्पन्न होने लगता है, ठीक है। देखिए ये सभी जो है ऊपर में देख रहे हैं कि फेन इसमें उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। इसी में दोस्तों आपको सल्फाइड अयस्क जो होता है फेन के साथ ही मैंने ऊपर आ जाता है, ठीक है। और इस फेन को है अलग से हम मैंने निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद देखिए आपको टोटल आपको यही सब स्टेटमेंट हम आपको लिखाएं दोस्तों, ठीक है। तो इस मैंने फेन को निकालने के बाद इसको जो है इसमें आप थोड़ा सा अम्ल मिला देते हैं, और अम्ल मिलाने से जो है इसका झाग जो होता है दोस्तों यह समाप्त हो जाता है, ठीक है। और झाग समाप्त होने के बाद इसको सुखाकर मैंने जिसमें अयस्क होता है उसे निकाल लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यही तो आपको प्रोसेस बताना है, ठीक है। यानी शुरू से कह सकते हैं दोस्तों कि इसमें सल्फाइड अयस्क जो होता है, सल्फाइड अयस्क को छोटा छोटा टुकड़ा में करना है, और यह मेरा एक पानी का टैंक होता है दोस्तों जिसमें कि पाइन ऑयल मिला रहता है, ठीक है। पाइन ऑयल मिला रहता है, और इसमें जो है आपको तेज वेलोसिटी से इसमें जो है मैंने हवा को प्रवाहित करना है, जिससे कि झाग उत्पन्न होता है, और झाग के साथ ही जो होता है सल्फाइड अयस्क का जो होता है उसके साथ ऊपर आ जाता है, और इस मैंने झाग को अलग करके उसमें थोड़ा सा अम्ल मिला देते हैं, और उसके बाद उसे मैंने सुखाकर हमें अयस्क जो है प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिख देना है दोस्तों, फिगर के माध्यम से मैं आपको समझा दिए दोस्तों। इस तरह से इतना अच्छा से समझाएं दोस्तों कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अगर आपके लिए कुछ भी मैंने अच्छा हो रहा है दोस्तों तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब मेरा अगला प्रश्न चौथा नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अवक्षेपण अभिक्रिया यानी प्रिसिपिटेशन रिएक्शन क्या है, एक उदाहरण दीजिए। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, आपको एक उदाहरण देना है, ठीक है। तो देखिए आपको आंसर लिखना है दोस्तों कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 विलयन को मिलाया जाता है तो अभिक्रिया के पश्चात एक श्वेत रंग के पदार्थ का निर्माण होता है। यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 विलयन को अगर मिलाते हैं, ठीक है, तो उसमें अभिक्रिया के पश्चात यानी अभिक्रिया के बाद दोस्तों एक श्वेत रंग का पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है। जो जल में अविलेय है, अविलेय कहने का मतलब दोस्तों जल में नहीं मिलता है, ठीक है, जल में नहीं मिलता, और इस अविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। और जो यह अविलेय पदार्थ बनता है दोस्तों इसे अवक्षेप कहते हैं, और जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है तो उस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आपको इस तरह से डिफिनेशन लिखना है दोस्तों कि अवक्षेपण अभिक्रिया माने क्या है, ठीक है। तो दोस्तों वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 विलयन को मिलाया जाता है तो अभिक्रिया यानी रिएक्शन के बाद एक श्वेत रंग का पदार्थ का निर्माण होता है दोस्तों जो जल में अविलेय होता है, ठीक है। और यह अविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं, और जिसमें अवक्षेप का निर्माण होगा जिस भी अभिक्रिया में उस
अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको डिफिनेशन इस तरह से लिखना था दोस्तों कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है। ठीक है, तो अब चलिए इसका उदाहरण आपको देना है दोस्तों कि एक उदाहरण आपको देना है। तो देखिए उदाहरण जो है दोस्तों कि सोडियम क्लोराइड के विलयन, यानी सोडियम क्लोराइड हो गया दोस्तों NaCl का विलयन और सिल्वर नाइट्रेट के विलयन के बीच, यानी सिल्वर नाइट्रेट, यह मेरा सिल्वर नाइट्रेट हो गया और ये सोडियम क्लोराइड, दोनों के बीच जब रिएक्शन होता है दोस्तों तो यानी होने वाले उभय विस्थापन अभिक्रिया, यह उभय विस्थापन अभिक्रिया है दोस्तों में सिल्वर क्लोराइड के अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। यानी सिल्वर क्लोराइड के रूप में जो है दोस्तों अवक्षेप को है दोस्तों, यानी ये मेरा अवक्षेप या नीचे यानी विलयन में जो रिएक्शन के बाद यह मेरा सिल्वर क्लोराइड का निर्माण हो जाता है। ठीक है, यह मेरा अवक्षेप है। ठीक है, यानी इस अवक्षेप का निर्माण हो रहा है सिलियम क्लोराइड का, और यह जो रिएक्शन यानी अवक्षेप बन रहा है तो यह जो रिएक्शन हो जाएगा दोस्तों, कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, अवक्षेपण अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, यानी आपको इस तरह से लिखना है कि जब सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, तो मेरा सिल्वर क्लोराइड अवक्षेप बनता है। तो यही जो हो गया दोस्तों आपका एग्जाम्पल हो गया। इस तरह से लिख दीजिएगा दोस्तों, आपको जो है फुल में से फुल मार्क्स जरूर से जरूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो मेरा यह हो गया अवक्षेपण अभिक्रिया मैंने क्या है, तो यह दोस्तों आपका डिफिनेशन हो गया और यह मेरा एग्जाम्पल हो गया। ठीक है दोस्तों, आपको इस तरह से दे देना आंसर, आपको कोई भी नंबर नहीं काटेगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आप समझ गए होंगे दोस्तों। और दोस्तों अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है दोस्तों कि रक्त के मुख्य कार्य को लिखें। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कह रहा है कि रक्त का जो मुख्य कार्य है दोस्तों उसको आपको लिखना है। ठीक है, तो देखिए आपको आंसर देना है दोस्तों कि रक्त के मुख्य कार्य निम्नलिखित है, यानी रक्त का जो कार्य है वह निम्नलिखित आपको दिया हुआ है। देखिए पहला कार्य में लिखा हो दोस्तों कि यह रक्त के थक्का बनाने में सहायक होता है, यानी दोस्तों ये रक्त जो है दोस्तों रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। ठीक है, और दूसरा में क्या लिखा हो दोस्तों कि यह हमारे शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखता है, यानी हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है दोस्तों उसको स्थिर यानी कांस्टेंट बनाए रखता है। ठीक है, यानी कांस्टेंट बनाए रखता है। देखिए दोस्तों अगर हम लोग का शरीर का यानी टेम्परेचर जो होता है दोस्तों, अगर थोड़ा सा अगर टेम्परेचर अधिक हो जाता है तो हम लोग को बुखार लग जाता है। ठीक है, और थोड़ा सा कम भी गया तो वो भी ठीक नहीं है। ठीक है, यानी हम लोग का शरीर का जो तापमान है दोस्तों वह एक स्थिर यानी कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे रक्त का काम ही है। ठीक है, यह जो काम है दोस्तों रक्त का ही है। और दूसरा काम यह कह रहा है कार्य क्या है, तो यह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का परिवहन करता है, यानी जो रक्त है दोस्तों यह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का परिवहन करता है। यानी ऑक्सीजन जो है दोस्तों रक्त के माध्यम से ही हमारे विभिन्न अंगों तक पहुंचता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है दोस्तों वह रक्त ही वहाँ से लेकर आकर उसे बाहर फेफड़ा में लाता है, फेफड़ा से बाहर निकालता है। ठीक है, तो यह मेरा जो काम है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का परिवहन यानी रक्त के द्वारा ही होता है। ठीक है, और देखिए मेरा अगला जो कार्य है दोस्तों रक्त का, यह शरीर के विभिन्न रोगाणुओं के संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है। दोस्तों रक्त में जो होता है दोस्तों WBC होता है। ठीक है, WBC यानी स्वेत रक्त का निकाय होता है दोस्तों, जो कि विभिन्न रोगाणु यानी जो मेरा शरीर में कोई भी रोगाणु अगर चला जाता है या बन जाता है दोस्तों तो उसे संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है, कोई भी संक्रमण होने से। ठीक है, WBC। ठीक है दोस्तों, और यह पचे भोजन को छोटी आंत से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, यानी जो छोटी आंत में जो दोस्तों पचा हुआ भोजन रहता है, जो भी पचा हुआ भोजन होता है दोस्तों उस शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त के माध्यम से ही पहुंचता है दोस्तों। ठीक है, यानी जो हम भोजन करते हैं उसमें जो जो भी ऊर्जा प्राप्त होता है दोस्तों वह शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता कौन है, तो ब्लड। ठीक है, यानी रक्त है, और यह शरीर के दाब स्थिर रखता है, यानी शरीर का जो है दोस्तों दाब को भी स्थिर रखता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको हम यह मेरा जो भी प्रमुख कार्य था दोस्तों तो आपको हम यह बताए हैं, आप इसे याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि यही सब आपको परीक्षा में लिखना है दोस्तों। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए, तो आप इसे जरूर से जरूर याद रखिएगा। ठीक है, यानी रक्त का मुख्य कार्य को लिखना था दोस्तों, तो आपको हम 6 कार्य बताएं दोस्तों, आप पूरा जरूर याद रखिएगा।
कम से कम 5 आप जरूर लिखिएगा दोस्तों, ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न में, ठीक है, तभी आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो आप इसे जरूर लिखिएगा दोस्तों। अगर आपका इसको PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए, वहाँ पे आपको हम इसका टेलीग्राम में हम इसका PDF आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। आपको टेलीग्राम में जाकर दोस्तों GTM क्लासेस सर्च करना है, वहाँ पे मेरा आ जाएगा आपका चैनल GTM क्लासेस का, ठीक है, टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, वहाँ पे हम इसका PDF भी दे देंगे, ठीक है। तो आप उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, मेरा अगला प्रश्न है छठा नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 3 चालक जिनके प्रतिरोध 20 ओम, 5 ओम, 4 ओम है, उनका संयुक्त प्रतिरोध ज्ञात करें जब उन्हें क्रमशः समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में जोड़ा गया हो। यानी दोस्तों आपको 3 प्रतिरोध दिया हुआ है, इसका संयुक्त प्रतिरोध बताना है दोस्तों, यानी R इक्विवेलेंट बताना है दोस्तों। जो पहला बार में देखिए समांतर क्रम में उसको मैंने संयोजित किया गया है और दूसरा बार में श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है, ठीक है। तो देखिए आपको हम बता दे रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे R1 का जो वैल्यू है मेरा दोस्तों क्या है, 20 ओम है, और R2 का मेरा वैल्यू है दोस्तों वह कितना है, 5 ओम है, और R3 का मेरा वैल्यू जो है दोस्तों कितना है, 4 ओम है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए पहला समांतर क्रम में जोड़ा हुआ है, तो दोस्तों आपको हम समांतर क्रम के लिए फार्मूला बताएं दोस्तों क्या है कि R इक्विवेलेंट बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है, ठीक है दोस्तों। यह मेरा जो है R3, यह मेरा फार्मूला होता है कब, जब समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, ठीक है, प्रतिरोध। यह मेरा 3 प्रतिरोध दिया हुआ है दोस्तों, तो 3 तक ही इसे लिखेंगे। अब मेरा इसमें जो भी वैल्यू है दोस्तों इसको हम पुट कर देंगे, मेरा आंसर यहाँ पे पहला आंसर यानी समांतर क्रम के लिए आ जाएगा। तो देखिए जल्दी से इसका वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो मेरा R इक्विवेलेंट निकालना है दोस्तों, मेरा R1 का वैल्यू कितना दिया हुआ, 1/20 दिया हुआ है, ठीक है, और 1/5 मेरा R2 हो गया, और 1/4 यह मेरा R3 हो गया, ठीक है। देखिए अगर आप इसका LCM लीजिएगा दोस्तों तो कितना आ जाएगा LCM, मेरा 20 LCM आ जाएगा। यहाँ पे 1 हो गया दोस्तों, यहाँ पे 4 हो गया दोस्तों, यहाँ पे हो गया 5 हो गया, ठीक है। जब इसको पूरा ऐड करिएगा दोस्तों तो कितना आ रहा है मेरा, ऐड करके यह मेरा 10 आ रहा है, ठीक है। यानी कि 1/R इक्विवेलेंट बराबर जो हो गया दोस्तों कितना हो गया, 10/20 हो गया, ठीक है। और 1 शून्य से 1 शून्य यह कट जाएगा दोस्तों। तो मेरा कहने का मतलब R इक्विवेलेंट जब तिरछा गुना करिएगा दोस्तों तो R इक्विवेलेंट बराबर जो आ जाएगा दोस्तों कितना आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा, ठीक है। यानी मेरा पहला आंसर मेरा में निकल कर आ गया दोस्तों कि मेरा R इक्विवेलेंट जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे दोस्तों तो मेरा 2 निकल कर आएगा, यानी 2 ओम निकल कर आएगा, ठीक है। तो यह मेरा पहला आंसर हो गया। समझ गए दोस्तों, आपको जो भी फार्मूला है दोस्तों आपको बताएं, इस फार्मूला पे हम वैल्यू पुट कर दिए, और कुछ नहीं दोस्तों आपको सिंपल इसका मैंने सिंपल भिन्न का जोड़ कर देना है, मेरा R इक्विवेलेंट यह निकाल कर आ गया, ठीक है। यह मेरा पहला प्रश्न हो गया समांतर क्रम में। अब देखिए दूसरा में पूछा जा रहा है कि इसको श्रेणी क्रम में आपको जोड़ना है। तो देखिए श्रेणी क्रम के लिए फार्मूला तो दोस्तों R इक्विवेलेंट बराबर जो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, ठीक है। तो यहाँ मेरा R1 कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, यह मेरा 5 दिया हुआ है, यह मेरा 4 दिया हुआ है। तो तीनों को जोड़िएगा दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 29 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो यह मेरा आंसर हो गया, मेरा जब श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ रहेगा तब, ठीक है। तो यह मेरा आंसर, इस तरह से आपको बना देना है दोस्तों, आपको फुल में से फुल मार्क्स जरूर से जरूर मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों कहने का मतलब यह मेरा न्यूमेरिकल था, आपको हम इस तरह से बताए हैं, आप इसी तरह से आपके एग्जाम में सोल्व करिएगा, पूरा मार्क्स जरूर मिलेगा। तो दोस्तों फाइनली आज के इस वीडियो में हम 6 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताएं दोस्तों, सब्जेक्टिव प्रश्न है दोस्तों, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में जरूर से जरूर आएगा, ठीक है। इस वीडियो का सभी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप इसे पूरा से पूरा जरूर सभी को समझकर आप याद कर लीजिएगा, ताकि जो है आप अगर एग्जाम में प्रश्न रहे तो आप उसे सही आंसर उसका दे सके, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फाइनली मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और आपसे दोस्तों अगर आपको यह वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है दोस्तों। आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं दोस्तों कि आपको बताना है, आप उसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर अगर आप जानते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है।